दोस्तों नमस्कार। बिग स्टोरी टेलर की कहानियों की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी प्रेम गाथा है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। एक अधूरी प्रेम गाथा जो आज भी मांडू की हवाओं में गूंजती है। कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो समय की दीवारों को लांघकर सदियों तक जीवित रहती है। लेकिन जब सच्चा प्यार अधूरा रह जाए, जब दुनिया की साजिशें उसे तोड़ दें, तो वो प्रेम एक श्राप बन जाता है। एक ऐसी गूंज जो हवाओं में, दीवारों में और दिलों में बस जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मांडू की उस प्रेम कहानी को जो इतिहास के पन्नों में दफन है, मगर आज भी मांडू की हवाओं में गूंजती है। ये कहानी है रानी रूपमती और बाज बहादुर की, एक प्रेम गाथा जो प्यार से शुरू हुई लेकिन दर्द और श्राप में खत्म हुई। 16वीं सदी का मालवा, मांडू का किला जहां हवाएं संगीत की तरह बहती थीं। इस किले का राजा था बाज बहादुर, एक ऐसा बादशाह जिसका दिल तलवारों से ज्यादा तानपुरे की तारों पर थिरकता था। बाज बहादुर न सिर्फ एक शासक था, बल्कि एक कवि, एक संगीतकार और कला का दीवाना था। एक दिन शिकार के लिए निकला बाज बहादुर मांडू के घने जंगलों में भटक गया। सूरज ढल रहा था और हवाओं में एक अनोखी मिठास थी। तभी कहीं दूर से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो राग मालकौंस की तरह गहरी और जादुई थी। बाज बहादुर का घोड़ा रुक गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। एक पहाड़ी के किनारे नर्मदा नदी के तट पर एक साधारण सी कन्या बैठी थी। उसका चेहरा सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था। वो थी रूपमती, एक किसान की बेटी जिसके सुरों में जादू था और आंखों में मासूमियत। मैंने दिलों पर राज किया है, पर आज मेरा दिल किसी और ने जीत लिया, बाज बहादुर बोला। उस पल मांडू की हवाओं में एक नई कहानी लिखी जाने लगी। रूपमती कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका दिल नर्मदा माई से गहरा जुड़ा था। उसने बाज बहादुर से एक शर्त रखी, जब तक मैं हर दिन मां नर्मदा के दर्शन न कर लूं, मैं किसी महल में कदम नहीं रख सकती। बाज बहादुर ने उसकी बात मानी। उसने मांडू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रूपमती महल बनवाया, जहां से नर्मदा की चांदी सी चमकती धारा साफ दिखाई देती थी। रूपमती वहां रहने लगी। हर सुबह वो नर्मदा की ओर देखती और अपने सुरों से मांडू को जागृत करती। बाज बहादुर उसके साथ तानपुरा बजाता। दोनों का प्रेम ऐसा था जैसे राग और ताल का मेल, परफेक्ट, अटूट। मांडू की गलियां उनके प्रेम के गीतों से गूंजने लगीं। हर दीवान खाने में, हर महफिल में सिर्फ एक ही चर्चा थी, बाज बहादुर और रूपमती की मोहब्बत। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी एक तूफान इंतजार कर रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर देखें, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए अब बिना देर किए हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का बादशाह अकबर मालवा को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। जब उसे बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा का पता चला तो उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी। उसने अपने सेनापति आदम खान को मांडू पर हमला करने का आदेश दिया। रूपमती इन दिनों अजीब सपनों से घिरने लगी थी। हर रात एक ही सपना आता, एक जलती हुई हवेली, बिखरे हुए तानपुरे के तार और बहती हुई नर्मदा जैसे रो रही हो, और उसी धुएं में से उभरती एक अजनबी स्त्री की आवाज, तुम्हारा प्रेम अमर होगा लेकिन अधूरा रहेगा। रूपमती जाग जाती, घबराई हुई, पर वो ये समझ न सकी कि ये सिर्फ सपना नहीं, ये एक चेतावनी थी। एक शाम महल में महफिल सजी थी। दियों की रोशनी में तानपुरे के तार झंझना उठे। बाज बहादुर और रूपमती आमने सामने बैठे। राग यमन की जुगलबंदी शुरू हुई। हर तान में प्रेम, हर सुर में संवाद। कोई राजा रानी नहीं थे उस पल, बस दो आत्माएं थीं, एक राग में बंधी हुई। लेकिन मांडू की दीवारों के अंदर एक विश्वासघात पनप रहा था।
अकबर का सेनापति आदम खान मांडू के ही एक दरबारी को अपने पाले में कर चुका था। धन और सत्ता के लालच में उस दरबारी ने महल की हर दीवार, हर सुरंग और सैनिकों की संख्या तक दिल्ली भेज दी। प्रेम महल में था, लेकिन साजिश उसके नीचे जमीन खोद रही थी। जब युद्ध का ऐलान हुआ, बाज बहादुर आखिरी बार रूपमती से मिलने आया। उसने उसका चेहरा देखा और गहरे स्वर में कहा, अगर मैं लौटा तो तुम्हारा जीवन संगीत होगा, अगर नहीं तो तुम्हारे सुर मेरी आत्मा तक पहुंचेंगे। रूपमती ने तानपुरा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, मेरे सुरों को अपने साथ ले जाना, शायद वो तुम्हारी रक्षा कर सकें। उस रात नर्मदा की लहरें भी चुप थीं। बाज बहादुर की सेना छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा था। उसने अपने किले की रक्षा के लिए तलवार उठाई। मांडू की दीवारों पर तलवारों की झनकार गूंजने लगी, लेकिन बाज बहादुर की सेना अकबर की विशाल सेना के सामने टिक न सकी। बाज बहादुर जंग हार गया। वो लड़ते लड़ते कहीं दूर भाग गया, अपनी रानी को पीछे छोड़कर। जब बाज बहादुर युद्ध में नहीं लौटा, रूपमती ने अपनी नियति स्वीकार ली। रूपमती की दर्द भरी पुकार, बाज तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। रूपमती अकेली रह गई मांडू के उस महल में जहां कभी प्रेम के गीत गूंजते थे। अकबर की सेना ने मांडू किले को घेर लिया। आदम खान ने रूपमती को पकड़कर दिल्ली ले जाने का हुक्म दिया, लेकिन रूपमती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका प्रेम उसका गहना था, उसका आत्मसम्मान उसकी ताकत। उसने आखिरी बार बाज बहादुर के तानपुरे को छुआ। उसने नर्मदा की ओर देखा, जहां से उसे हर सुबह प्रेरणा मिलती थी। और फिर उसने जहर का प्याला उठाया, लेकिन जहर पीने से पहले उसने एक आखिरी राग छेड़ा, राग मालकौंस। पूरा महल गूंज उठा, दीवारों में कंपन हुआ, फर्श पर दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। कहते हैं उस रात नर्मदा की लहरों ने बहना बंद कर दिया था। वो राग आज भी हवाओं में गूंजता है। उस दिन मांडू की हवाएं खामोश हो गईं, सुर बिखर गए, तानपुरा चुप हो गया। लेकिन उस दिन एक श्राप जन्मा, जिसने सच्चे प्रेम को तोड़ा, उसका अंत विनाश में होगा। आज सैकड़ों साल बाद मांडू का रूपमती महल वैसे ही खड़ा है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां कुछ और भी है। कभी कोई स्त्री स्वर में राग मालकौंस गूंजता है, कभी तानपुरे की तारें अपने आप झंझनाती हैं, और कुछ ने तो एक साया देखा, एक औरत का साया जो नर्मदा की ओर देखता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कहते हैं रानी रूपमती आज भी बाज बहादुर की प्रतीक्षा कर रही है। उनकी अधूरी मोहब्बत आज भी मांडू की हवाओं में गूंजती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो वक्त की दीवारें भी लांघ जाती है, लेकिन जब वो अधूरी रह जाए तो वो कहानी नहीं, एक श्राप बन जाती है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक सच्चाई है। सैकड़ों साल बाद एक महिला सैलानी रूपमती महल घूमने आई। वो बालकनी में खड़ी थी और तभी उसे तानपुरे जैसी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक साया, एक स्त्री जो चुपचाप नर्मदा की ओर देख रही थी। डर के मारे वो दौड़ती हुई बाहर निकली, लेकिन जब उसने मोबाइल चेक किया, उसकी खींची गई तस्वीरें धुंधली थीं। एक फोटो में वही साया उसके पीछे तानपुरे के पास खड़ा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प, रहस्यमयी या सच्ची घटना पर आधारित कहानी है तो आप हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी पर ही बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।